एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में हम बात कर चुके थे पहले भी। हमने क्वेश्चंस जब किए थे देखा था कि कितने क्वेश्चंस इसमें से इस टॉपिक से हमें पूछे गए थे, व्याख्यात्मक अनुसंधान। और ये इसका एग्जाम्पल भी था। एग्जाम्पल के ज़रिए आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे होते हैं। वाई डू undergraduate students obtain higher average grade in the first semester than in the second semester? नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों ज़्यादा नंबर मिलते हैं, अगर सबका हम एवरेज देखेंगे, आगे जाके क्यों घट जाते हैं। तो इसके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे कि क्या ऐसा रीज़न होते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो उसके पहले जो इंटरमीडिएट इत्यादि सिलेबस के साथ वो बहुत मैच करता है, तो काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ रहता है, इसलिए ऐसा होता है, या कुछ और वजह है। इन सब को जो हम करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, व्याख्यात्मक अनुसंधान, यानी एक्सप्लेन करना ना, मतलब व्याख्या करना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आ गया। उसी शब्द से ही इसका नाम हमें पता चल जाती है। वाई डू multilingual individual show more risky behavior during the business negotiations than monolingual individuals? इस तरह के जो हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं, अगर हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन इनके जरिए हम इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा हमें याद रहेगा। व्याख्यात्मक अनुसंधान में हम डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, डेटा कलेक्शन, ये सब टॉपिक है। इसको आप अपने आप जब भी क्लास में आए कॉपी पेन लेके आए कि वर्ड को आप नोट कर ले, बाद में आप जब इसको आपको मैं दूंगा। देखो, एक होती है कि हमने पीडीएफ डाल दिया, इतने सारे पीडीएफ हो जाएंगे ना आपके ना फ़ोन में ना बाद में कि वो वहीं रह जाती है, ज़्यादा और वो नहीं करता। इसलिए मैं पीडीएफ डालना, ये सब डालने में मुझे ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब विश्वास नहीं होता। विश्वास सबसे ज़्यादा ये होती है कि आप साथ साथ कितना कर रहे हो। आप अगर साथ में लिख रहे हो, आपका जो हाथ का जो लिखा हुआ नोट्स है वो अगर 3 महीने 4 महीने बाद भी खाली आप एक बार नज़र घुमाओगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन अगर पीडीएफ में रहेगा तो वो स्क्रीनशॉट में पीडीएफ में वहीं रह जाता है, और जब इकट्ठा ढेर लग जाती है तो कितना पढ़े करके छूट जाती है। इसलिए आप साथ साथ लिखो, एग्जाम्पल को याद रखो, और जो क्वेश्चंस करते हो उसको बार बार रिपीट आप रिव्यू करो। आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जब भी मौका मिलता है आप इसको सुनो, उसको लगा दो और सुनते रहो। यूट्यूब में या जहाँ भी ऐसे डाउनलोड करके कैसे भी आपको करो, उसको सुनते रहो और अपने हाथ से लिखो, देखो अच्छे से बन जाएगा। पीडीएफ तो आपको बहुत से ग्रुप आपको सारा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पीडीएफ मिलने का फ़ायदा तभी होगा जब आप अपने हैंड से हैंड राइटिंग वर्क करोगे। जिस समय पीडीएफ नहीं होता था उस समय हम ज़्यादा पढ़ते थे क्योंकि हम हाथ से लिखते थे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, आफ्टर चूजिंग योर रिसर्च क्वेश्चंस, किस किस पे आपको काम करनी है, शोध के प्रश्न क्या है उसको निकालने के बाद, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दे रहा हूँ। देयर इज ए वैरायटी ऑफ ऑप्शन फॉर द रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन मेथड्स टू चूज फ्रॉम। बहुत से ऑप्शन से वैरायटी होती है कि हम डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, मतलब इसके पहले जो लोग काम कर चुके थे उसके उनके जो लिटरेचर है उनको आप देखते हो, पढ़ते हो उस सेक्टर में जिसमें आप काम जिसके आप वर्क करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका अनएम्प्लॉयड अगर हो, जो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है इसके मेन रीज़न क्या है, उसके इफेक्ट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट में 2 तरह की होती है नॉर्मली। एक होती है आपका जो जिनके पास ऑलरेडी जो एजुकेशन बहुत अच्छी है उनका, अगर वो बेरोजगार हो जाए, और दूसरा जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनका। तो अगर हम इसको स्टडी करेंगे ऐसा क्यों होता है, तो उसके ऊपर पहले कितने शोध की जा चुकी है, ये हमें हमारा क्या रिसर्च की एक हमारा समस्या है, यह प्रश्न है। अब इसके आधार पे हम क्या करेंगे, इसको इसके पहले क्या क्या वर्क हो चुकी है। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा हो और अच्छा नॉलेज हो, लेकिन अगर उसके पास अगर रोजगार ना हो तो क्या समाज को क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो अपराधी बन जाता है, क्या वो एंटी सोशल में वो अपना नॉलेज का इस्तेमाल करता है, या वो क्या करता है, उससे हमें कितना नुकसान होती है। सब चीज़ें का हमें अगर
अध्ययन करते हैं, या वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, तो ये सब चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं। इसमें इसके पहले क्या क्या कितना काम हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं, हम व्याख्या करने के लिए इंटरव्यूज इत्यादि एंड फोकस ग्रुप के बारे में बात कर चुके थे पहले ही। इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, पायलट स्टडी, हम जब क्वेश्चन कर रहे थे हम बता दिए थे कल कि पायलट स्टडी क्या होती है। छोटे हम समूह में इसका अध्ययन हम देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में निकालेंगे, हम लॉन्च करेंगे, तो क्या प्रोडक्ट वाकई में चलेगी। कल भी हम बात कर रहे थे कि मान लो कि मुझे गेहूं का ज्वारा मतलब व्हीट ग्रास को हमें सेल करनी है, तो क्या वाकई में चलेगा। है तो बहुत से गुण बहुत अच्छे है व्हीट ग्रास के, तो कितने की आती है, 10 रुपये 20 रुपये की पूरी गड्डी आती है। अगर मैं लोगों तक पहुंचाऊं, लेके जाऊं, तो क्या लोग लेंगे। तो हमने क्या किया, छोटा मात्रा में 1000-2000 लगा के हमने शुरू किया, देखते हैं कि लोगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। अगर नहीं पहुंचेगा तो ज़्यादा लॉस नहीं है, 2000 में 1000 में हमारा, हम समझ गए कि हम अभी हमें इसमें और काम करनी है लोगों तक पहुंचने के लिए। और अगर पहुंच गया तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इससे कहते हैं हम लोग एक छोटा स्टडी करते हैं, पायलट स्टडी। अब मान लो किसी ने अगर 4-5 लाख रुपए लगा दिया और नहीं चल पाया, तो क्या हो जाएगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी, उस समय उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगी। फिर हम करते हैं ऑब्जर्वेशन, फिर हम करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। ये आपका हमारा स्टेप्स होती है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक अनुसंधान के अच्छे मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है। एक तो आपको एडवांटेज में ये आती है कि ये इसके पहले क्या क्या शोध हो चुकी है, इसके बारे में आपको प्रीवियस रिसर्च के पूरा ज्ञान देता है। इसके पहले कहाँ पे कितना शोध हो चुकी है। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि आप जितना जो काम कर रहे हो पहले से किसी ने करके रखा है, तो जिस परिणाम को आप पाओगे, जो रिजल्ट आप पाओगे, वो ऑलरेडी पहले से मिला ही हुआ है। तो फिर आपका वो काम ज़्यादा वो नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज समाज को पहले से उसका ज्ञान था ही, उस ज्ञान को हम दोबारा कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, अगर हमने लिटरेचर हमने रिव्यू कर लिया पहले से, अच्छे हमने स्टडी कर लिया कि पढ़ाई कर लिया कि इसके पहले क्या क्या हो चुका था, तो ये हमें मदद करता है कि हमें इसके बाद जो जिस पे काम नहीं हुआ है उस पर हम काम करने में। फिर आपका जो गैप, इसे कहते हैं गैप इन द एग्जिस्टिंग एनालिसिस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो गैप मिलता है आपको, जो काम हो चुका है और जिस पे काम होना बाकी है, इनके बीच का। जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि भ्रामरी प्राणायाम, इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आती है। क्या, नींद अनिद्रा में बहुत अच्छा होता है, इतना काम हो चुका है। तो अगर हम भ्रामरी प्राणायाम पे हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि अनिद्रा में क्या काम, क्या ये लाभदायक है कि नहीं है, तो हम उसी रिजल्ट को दोबारा पा रहे जो पहले से ही हमें मतलब मिला हुआ है। तो हमें लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है पहले से। लेकिन क्या भ्रामरी प्राणायाम माइग्रेन में भी काम करता है। ये मान लीजिए कि अगर इस पर शोध नहीं हुआ है, तो अगर इस पर हम शोध करेंगे तो कुछ नया मिलेगा कि आगे हमें इस पे ये गैप हो गया कि पहले कितना हो चुका था और कितना हो सकता है। फिर क्या, भ्रामरी प्राणायाम करने से जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके बिहेवियर में बेहतर करने में भी हेल्प करता है। ये क्या है, एक और आपका गैप है। अगर इसमें कोई वर्क नहीं हुआ है, तो हम अगर इसमें वर्क करेंगे तो हमें नई चीज़ मिलेगी। इसलिए ये आपका एडवांटेज में आता है। और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है और इंटरनल वैलिडिटी में काम होता है। इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी का रूप 6 फॉर्म में से 2 है। इंटरनल वैलिडिटी ये होता है कि जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो उसमें एक्चुअली काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि अगर अनिद्रा में भ्रामरी प्राणायाम काम करता है, तो सबका अनिद्रा में काम करेगा, वो इंटरनल वैलिडिटी हो गया। ऐसा नहीं कि कहीं काम करेगा कहीं नहीं काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं। और एक्सटर्नल में ये होती है कि हम पूरे सैंपल में नहीं, जैसे कि कोविड वैक्सीन है, तो कोविड वैक्सीन में लोगों में काम करता है कि नहीं करता है, इसके लिए हम हर पूरे अगर 150 हमारे देश में अगर 150 करोड़ अगर लोग हैं, तो हर किसी पे हम नहीं देखे। हमने क्या किया, हमने कुछ 1000 लोगों का सैंपल लिया या कुछ 1 लाख 1.5 लाख लोगों को हमने इफेक्ट देखा। अगर ये ऐसा मिलता है कि अगर 1-1.5 लाख लोगों पे अगर ये काम करता है, तो हम ये कह देंगे कि सब पे काम करेगा। तो अगर ये सब पे एक्चुअली काम करता है सब में, तो बोलते हैं ये एक्सटर्नल वैलिडिटी है। और अगर ऐसा होता है कि कुछ लोगों पे काम किया बाकी पे काम नहीं किया, तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी उसका उतना करेक्ट नहीं है। अगर ये मिलता है, इसीलिए जब भी हमें ऐसा कुछ होता है, हम साथ साथ, जैसे अगर आप कोविड का अगर आप वैक्सीन लोगे तो आपको आधे घंटे बैठाया जाता है
या 20 मिनट बैठाया जाता है और देखते हैं कि आपके अंदर कोई चेंजेस आता है कि नहीं आता, कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो वो देखते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडिटी भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर किसी में कोई अगर उसका साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो उसको नोट की जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेप लिया जाता है। ऐसे सब जगह करते हैं। तो इसको ये दो तरह के वैलिडिटी टोटल वैधता कहते हैं इसको, 6 तरह की होती है। अभी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल हमने बता दी। इंटरनल मतलब आंतरिक वैधता इसे कहते हैं, और आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी जो हमने कोविड का एग्जाम्पल दिया वो था। इसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, आपका कॉस्ट को टाइम इफेक्टिव होती है, कम कर देता है। डिसएडवांटेज क्या होती है कि अभी हमने बताया आपको कि ये इंटरनल तो हो गया, लेकिन एक्सटर्नली वैलिड हो भी सकता है और कहीं कहीं आपका नहीं। जैसे आपका कोविड का वैक्सीन है, तो ऐसा नहीं है कि अगर 1.5 लाख 2 लाख लोगों में अगर हमने उसका ट्रायल किया गया, ट्रायल सक्सेसफुल था, इसका मतलब कि हर एक किसी पे सक्सेसफुल होगा ही होगा, ये हम नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। इसलिए हम टेस्ट करते हैं कि बाकी लोगों पे कोई डाउट तो नहीं है किसी को, मतलब किसी को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। जो हम किसी को अगर वैक्सीन देते हैं तो बैठा करके उनको देखते हैं, अगर उनको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसको रिपोर्ट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इस पर हमें वर्क करना पड़ता है। और ये कुछ जगह पे ऐसे होती है कि जैसे क्वांटिटेटिव होती है रिसर्च में, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में थोड़ी सी जो आपका जो बीच का जो गैप होती है उसको हमें देखना होता है इसमें, क्योंकि हम व्याख्यात्मक रिसर्च होती है ये। इसके बाद इसका आपका ये कभी कभी आपका कॉन्सेप्ट करता है कुछ मिस्टेक्स के साथ, जैसे कैजुअल रिलेशनशिप इत्यादि में, तो ये इसमें आपका असर पड़ता है, इसका नुकसान में आता है। व्हेन टू यूज एक्सप्लेनेटरी, किस समय हम यहाँ से यूज करते हैं। व्हेन टू यूज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, इसको आप याद रखेंगे, इसमें आपको क्वेश्चंस करने में काफी हेल्प मिलेगा। इन्वेस्टिगेट हाउ और व्हाई, जब आपका हाउ और व्हाई, क्या मतलब हाउ मतलब कैसे, व्हाई मतलब क्यों, तो कैसे और क्यों, इस तरह के जब आपको जब आंसर करनी होती है तब हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, कभी कभी फर्स्ट स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस हम ये होता है, क्योंकि उसी में हम इन प्रश्नों का हम उत्तर खोजते हैं। हाइपोथेसिस जब बनाते हैं, जब परिकल्पना बनाते हैं, तब भी इसका हमें अच्छे उपयोग होती है। और वेरिएबल के बीच में जो संबंध होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम के साथ आपका अनिद्रा या भ्रामरी प्राणायाम के साथ हमारा एकाग्रता का संबंध कितनी है। तो ये हम अगर बोलते कोई अगर हमारा मन अगर शांत नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, भ्रामरी प्राणायाम या अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन या ऐसा अगर हम रिकमेंड करते हैं कि आप अनुलोम विलोम करोगे तो आपको एकाग्रता बढ़ जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, तो ये आपका इनके वेरिएबल के बीच में आपका संबंध बनाता है कि सच में क्या अनुलोम विलोम करने के बाद एकाग्रता बढ़ती है। तो आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट किसी को कराने के बाद आप इसको जांचते हो कि कुछ टाइम के बाद इसका क्या अंतर पड़ा। तो इसमें आपका दोनों वेरिएबल के बीच में संबंध बनाता है कि हाँ वाकई में जो हमने अनुलोम विलोम कराया उससे हमें एकाग्रता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। फिर हमारा सहसंबंध यानी कोरिलेशन रिसर्च आती है। सहसंबंध में क्या होता है, अभी जैसे बताया था मैंने अभी आपको कि अगर हम दो चीज़ करते हैं, जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लो कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग करने से कैंसर होना, तो क्या इनके बीच कोई संबंध है। सहसंबंध हमेशा ही होगा और पूरी तरह से होगा ये ज़रूरी नहीं होता। सारे स्मोकर्स को कैंसर होगा ऐसा भी नहीं होता, और सारे कैंसर वालों को जो स्मोक करते हैं उनको मतलब जितने भी लोगों को कैंसर होता है सबके सब स्मोक करते होंगे ऐसा भी नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर केस में, मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, आपका एक कोरिलेशन हुआ कि ज़्यादा अगर कोई स्मोकिंग करेंगे तो बीमारियां होने की, क्योंकि शरीर का इम्यूनिटी कम हो जाती है और भी कई चीज़ें इसमें आपका असर पड़ता है। इसलिए क्या है, बीमारी होने का, सांसों की बीमारी, कैंसर या सांस से संबंधित या लंग के संबंधित, फेफड़े के संबंधित बीमारियां होने का बहुत ज़्यादा चांस होती है। कैंसर हो गया, टीबी हो गया, कुछ ऐसे इस तरह के। तो इसका हम कहते हैं सहसंबंध। और अगर सहसंबंध
प्लस होती है, माइनस होती है और जीरो होती है। अगर सहसंबंध जीरो है तो इसका मतलब क्या है, दो घटनाओं के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हो, आपके घर में पिज़्ज़ा खाना, और मान लो कि यूएस में बैठ के कोई शॉपिंग करना चाहता है, उनका शॉपिंग करना, इससे ज़्यादा आपको कोई मतलब नहीं है। आप या पिज़्ज़ा खाओ ना खाओ, किसी और को अगर अपने देश में शॉपिंग करना है, उससे आपका पिज़्ज़ा खाने से या आपके बिरयानी खाने से कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई मतलब नहीं है तो बोलेंगे जीरो कोरिलेशन, एक दूसरे के साथ एक घटना का दूसरी घटना के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं कि किसी को अपने घर में बैठ के, किसी को अपने घर में, आज मान लो किसी को देर तक सोना है, उनके देर तक सोने से और किसी और को, मतलब किसी और दूसरे किसी कंट्री में, मान लो हम इंडिया में हैं, इंडिया में किसी को देर तक सोना है, और मान लो कि यूएस में कोई बास्केटबॉल खेलेगा, तो इनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है, जीरो है पूरा, तो इसको कहते हैं जीरो कोरिलेशन कहते हैं इसको। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट है कोई? ठीक। सर आवाज कट रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? सबको आवाज कट रही है, बाकी सबको सुनाई दे रहा है? क्लियर है सर आवाज ठीक है। ओके। अगर आपका दो कोरिलेशन होता है, दो संबंध ऐसा होता है कि अगर इसे कहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि अगर आप अनुलोम विलोम करोगे तो एकाग्रता बढ़ जाएगा, तो ये क्या आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक चीज के बढ़ने से दूसरा आपका वो भी इसी हिसाब से मतलब आपका चेंज होता है। अगर आप ज्यादा अनुलोम विलोम करोगे तो आपका एकाग्रता ज्यादा बढ़ेगा, अगर आप ज्यादा ध्यान करोगे तो आपको शांति ज्यादा मिलेगा। ये क्या हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर हम कोई ज्यादा, अगर मान लो अल्कोहल लेता है तो उसका मान लो लीवर, कोई अगर ज्यादा अगर अल्कोहल लेता है तो उसके मन की शांति कम हो जाएगा। तो एक पार्ट बढ़ने से दूसरा अगर घटता है तो इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। सर नेगेटिव कोरिलेशन में डिमांड और सप्लाई का एग्जांपल हम ले सकते हैं? डिमांड अगर बढ़ जाता है, डिमांड अगर बढ़ेगा, लेकिन इसमें आपको बहुत से कांस्टेंट चीज रखनी होती है। डिमांड सप्लाई में तो ये भी सकता है कि मान लीजिए कि उत्पादन अगर इतनी हो जाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि अभी हमारे पास आ रही है कि वो बैटरी वाला आपका गाड़ियां आ रही है, तो डिमांड सप्लाई में क्या है, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, तो पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि नेगेटिव कैसे होगा। ये तब होती है अगर मान लीजिए कि अगर कॉस्ट अगर बात करेंगे कि डिमांड आपका कंटेंट सेम है, मान लो कि हमारे पास मान लो कि 1 कुंटल आलू है, 1 कुंटल मान लो टमाटर है, और किसी वजह से ऐसा हो गया, एक त्योहार हो गया जिसमें हमें टमाटर का, या कोई किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि टमाटर का इस्तेमाल करोगे तो कोविड या किसी और दूसरी बीमारी के लिए हेल्पफुल है, अगर ऐसा कोई बोलता है, मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि ऐसा है, इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में क्या होगा, ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, लेकिन आपका जो सप्लाई वो फिक्स है, हमारे पास 100 कुंटल ही है तो सबको चाहिए, उस समय क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो वो अलग चीज होती है। लेकिन अगर ऐसे देखोगे कि हमारे पास सफिशिएंट अगर आपका सप्लाई करने के लिए सब कुछ है, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा कि जितना आपका ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा का आपका सप्लाई होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, इक्वेशन जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना, सबको क्लियर है? ठीक है। इसका ग्राफिकली आपका दिखाता हूं मैं, इसका ग्राफ होता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का। ये ग्राफ याद रखना। जिन लोगों को मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है उनको लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। ये एंगल जो है ना, ये एक्यूट एंगल बनता है, ये इसमें एक्सिस कहते हैं इसको। और जिनको अगर ये बात जो मैं बता रहा हूँ समझने में जिसको दिक्कत है मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए।
आप जानते हो कि हम मैथमेटिक्स के अगर टूल का इस्तेमाल करेंगे, इसमें क्या होता है, हम इसके ऐसे एक्सिस बनाते हैं, इसको बोलते हैं एक्स डैश वाई डैश ओ। यह हम ग्राफ बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्या सारे लोग ग्राफ से फैमिलियर हैं? यस सर। तो जी सर। ओके, तो आप जानते हो ग्राफ आपका, इसमें मैं एक टेबल बना कर दिखाता हूँ कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर किसी को ये बात चीज जो मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी मैथमेटिकल है, किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा उनके अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करने के लिए। हम बोलते हैं कि y इजिकल टू एक्स के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, बहुत सिंपल ग्राफ है ताकि सबको समझ में आ जाए। तो y इजिकल टू अगर x करेंगे तो यहाँ पे हम x का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे y के वैल्यू रखते हैं, या y इजिकल टू x आसान ग्राफ होगा सबसे। अगर हम x 0 करते हैं तो y 0 हो जाएगा ना, x 1 करेंगे तो y भी 1 हो जाएगा, 2 करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, 3 करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, या ओके। अब हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 ऐसे आपका ग्राफ में क्या होती है, मार्किंग होती है 1 2 3 4 5। तो इसका कहते हैं एक्स एक्सिस, इसका ये जो एक्सिस होती है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये होती है वाई एक्सिस। तो हम पॉइंट को हम इसमें एक्स इजिकल टू पहला क्या आपका x1 है y1 है, तो पॉइंट क्या होगा 1,1 यहाँ पे आ जाएगा पहले, फिर क्या आएगा आपका 2,2 ऐसे आएगा, फिर क्या आएगा 3,3 इस तरह से आएगा, फिर क्या आएगा 4,4 ऐसे आएगा। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका x1 y1 ऐसे 2,2। आप क्या देख रहे हो कि x बढ़ रहा है तो क्या y भी बढ़ रही है ना, इंक्रीज कर रहा है। अब इस ग्राफ को अगर बनाने के लिए हम इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा, ये इसका कुछ नेचर कुछ ऐसा आएगा 45 डिग्री में। हाँ, लेकिन 45 अगर नहीं भी होता है तो भी जब स्ट्रेट लाइन ही होगा, 45 तो होगा ही, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होती है और सारा परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है इसमें। लेकिन अगर हम ज्योमेट्री और ट्रिगो की बात छोड़ भी दें, हम क्या देखते हैं, यह ग्राफ जिसे कहते हैं एक्यूट एंगल। जिन लोगों को ज्योमेट्री और ट्रिगो आती है वो तो बहुत अच्छी बात है, समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें इसके ज़रिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन भी करते हैं। अगर आप कैलकुलस से फैमिलियर हो तो हम देखते हैं कि इसका क्या होगा, dy बाई डी एस कितने हो जाएगी, इजिकल टू 1 हो जाएगा। 1 मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा निकल जाती है इससे, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, इजिकल टू 1, यानी tan थीटा इजिकल टू tan 45 डिग्री हो जाएगा। जिन लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का फैमिलियर नहीं है वो इस बात का ध्यान न दे, कोई इशू नहीं है, इसके बिना भी हमारा काम हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये हम एंगल भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने डिग्री एंगल पे हमारा कोरिलेशन जा रही है। ये देखो जितने भी आपका ये जो आपका ग्राफ बनेगी ना, ये 0 और 90 के बीच में बनेगा, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं इसको। तो ये इसका कहते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो एंगल बनती है वो क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन होती है हमेशा। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा। इसी को हम यहाँ पे दिखाए हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका इसे कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एकदम ऐसे बनती है। यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? सबको क्लियर हो गया ना? जी सर। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उस समय ऐसी चीज आती है जिससे आपको देख के करते हो तो आपको बहुत बेहतरीन वहां पे आपको बस खाली ग्राफ देख के तुरंत पता चल जाती है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है,
एक्चुअल फील्ड में जो डिसीजन ली जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये खाली ग्राफ देख के एक एक नज़र देखेंगे 2 सेकंड में पता चल जाएगा कि आपका कोरिलेशन कैसा है। ये आपका परफेक्ट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और अगर इस तरह से होता तो है तो आपका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही, लेकिन परफेक्ट नहीं है, उस समय हम इसको ऐसे कंक्लूड करते हैं इसको। और जो जीरो होता है, जीरो कुछ ऐसे होता है, ना तो जिगजैग होती है कि कोई लाइन ही नहीं बनता, क्योंकि वो जैसे बोला कि आपके यहाँ पे देर तक सोने में और यूएस में कोई वॉलीबॉल खेलेगा, इसका बीच कोई भी संबंध नहीं है, तो जीरो कोरिलेशन, ये आपका डायग्राम ऐसे बनता है। और अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में क्या होती है कि एक चीज़ घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक चीज़ घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। और उसके हम अगर ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ का मैं खाली दिखा देता हूँ कैसे बनता है ग्राफ बनाने में, बस ऐसे दोबारा डेटा लेंगे तो समय लगेगा, मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। अगर वेरिएबल ज़्यादा होती है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन भी करते हैं। जो लोग अगर कैलकुलस से फैमिलियर है तो पार्शियल, जैसे डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइडेड बाय वाई, डिवाइडेड बाय जेड हम निकालते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी करते हैं। पूरे मैथमेटिक्स का, मैथ्स का जितने कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट सब लगाते हैं इसमें। तो ये जो ग्राफ बनती है ऐसे होती है। तो ये एंगल देखते हो आप, ये एंगल 90 से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इसमें ये जो ग्राफ बनती है, ये आपका अगर एक हिस्से बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घट जाएगा। अगर जिनको कैलकुलस या वो आती है तो आप देखते हो स्लोप जो है ये y इक्वल टू, अगर mx प्लस सी के फॉर्म में अगर डालेंगे तो m का वैल्यू नेगेटिव आएगी, और tan का वैल्यू जो होती है आपका क्वाड्रेंट देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो tan के वैल्यू फर्स्ट और थर्ड में ही पॉजिटिव होती है, सेकंड और फोर्थ में क्या नेगेटिव होती है tan के वैल्यू। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, 90 से अगर 180 के बीच में देखेंगे तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा। इसलिए इसका अगर खाली स्लोप निकाल लेंगे तो उसका नेगेटिव आ जाता है। तो जैसे इसका अगर रेडियस निकालेंगे तो dy बाई डी कितना हो जाएगा आपका, m हो जाएगा, m प्लस 0 यानी m हो जाएगा। अगर m नेगेटिव होगा मतलब क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल है। ये मैंने थोड़ा सा मैथ के टर्म में बता दिया, जिन लोगों को मैथ्स बैकग्राउंड है, बिना मैथ्स का भी हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ये अगर आपका इस तरह का लाइन बनती है, मतलब एक पार्ट इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा घटेगा। जैसे अगर किसी को मान लीजिए कि ज़्यादा अगर कोई अल्कोहल लेगा तो उसका मन की शांति क्या कम हो जाएगा, तो ये पार्ट एक हिस्सा बढ़ने से दूसरा आपका घट रहा है। अगर मान लीजिए अगर अमाउंट कांस्टेंट है, मतलब हमारे पास सामान अगर फिक्स है और डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा, कीमतें, डिमांड अगर मान लीजिए कि बढ़ेगा तो कीमत बढ़ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, डायरेक्ट कोरिलेशन हो गया, डायरेक्ट कोरिलेशन हो गया। और अगर इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा कि अगर डिमांड बढ़ती है तो आप सप्लाई को आपको कम करना पड़ेंगे, क्योंकि उतना है ही नहीं है। जैसे कि डायमंड मान लीजिए, डायमंड में क्या होती है कि इतनी संख्या में है ही नहीं, नेचुरल डायमंड जो होती है तो उसमें इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपका सब डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई नहीं होती है। ये सप्लाई जहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे बहुत से जगह होती है कि जिस चीज़ की हम लोगों का जो रिएक्शंस है उसके आधार पर कह दे कि अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, कोई खाने का प्रोडक्ट है, तो डिमांड सप्लाई चल रहा था, लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें प्रूफ हो जाए कि इसमें जो खाने का जो सामान है उसमें कुछ ऐसे तत्व मिले हुए हैं जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, तो ये बात जितनी ज़्यादा आपका फैलेगा डिमांड उतनी ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे मान लिया अगर कोई नूडल कंपनी है, नूडल्स बना ली है, और अगर कोई ऑथेंटिक मीडियम से पता चलता है, जैसे WHO या किसी ऐसे मीडियम से पता चलता है कि जो बनाई गई है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, तो ये बात जितनी ज़्यादा सामने लोगों के सामने आएगा उसकी डिमांड उतने घट जाएगी। ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। इसके बाद इसका एक नंबर्स आती है कि न्यूमेरिकल वैल्यू आती है कोरिलेशन की, +1 -1 होती है इसमें।
फिर आपका उससे हम डिसाइड करते हैं, अगर 0 होगा तो 0 मतलब कोई संबंध नहीं है, और +1 -1 आपको समझा दिया आपको। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या है, ऐतिहासिक शोध। इसमें क्या होती है कि जो चीज़ पहले हो चुकी है, लेकिन काफ़ी पहले हो चुकी है, और रिसर्चर इसको आपका जो टेक्निक्स और गाइडलाइंस अभी अवेलेबल है उससे हिस्ट्री के बारे में पता कर रहा है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि मोहनजोदड़ो का जो है, हड़प्पा संस्कृति का जो है, इसके तरह से शोध करते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं इसको। और इसमें इसके जो पूरा जहाँ पे हम पूरा ब्रांच को कहते हैं हम लोग हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, जिससे हम जिस मेथड से हम डिफरेंट तरीके से इसको लिखते हैं, हिस्ट्री को, इतिहास को, उस चीज़ को, जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक शोध कहते हैं। हमें क्वेश्चन करते समय सब चीज़ें बता दिया था कि ऐतिहासिक शोध किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, उस दिन जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। ऐतिहासिक शोध क्या होती है, गुणात्मक शोध होती है, किसमें आपका क्वालिटेटिव शोध होती है। हिस्टोरिकल शोध में अगर इसका ग्राफिकली करना चाहेंगे तो पहले स्टेज में क्या होती है, एक आपका हिस्टोरिकल हम क्वेश्चंस को हम निकालते हैं स्टेज 1 में, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं। स्टेज 2 में हम क्या करते हैं, इसका हम सोर्सेस को हम फाइंड करते हैं कि जैसे अगर हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की जैसे जो आपका सभ्यता है, हड़प्पा जो संस्कृति थी, उसके बारे में सारे सोर्सेस को निकाले कि वहाँ पे जितने मूर्तियाँ थी, जितने आपका बर्तन मिले थे, और जो पत्थरों से ढके हुए जिस तरह के आपका पूरा सिस्टम जो मिला था, पूरा सैनिटाइजेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में जो आज के मॉडर्न जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास, उनके लिए भी चैलेंजेस है, इतने अच्छे थे वहाँ पे। फिर हम इसमें उस सोर्स को आपको एग्जामिन करते हैं कि जो हमें मिला वो सही है कि नहीं है। जैसे अगर हमें भगवान शिव की तरह हमें ऐसे बैठा हुआ भगवान शिव की मूर्ति मिली ध्यानात्मक रूप में, तो उसके हम सोर्स को हम देखते हैं, क्या उसमें कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे क्या, और बाकी चीज़ें क्या था, क्या उनके द्वारा जो लिखी गई जो पांडुलिपि, ऐसा कुछ चीज़ें है हमारे आज से किससे मैच करता है, ये सारा चीज़ें। जैसे कि कहते हैं कि वहाँ पे उस समय के कुछ ऐसे भाषा थे जिसके जो अभी नहीं है, इसको कोई मतलब पढ़ नहीं पाया है, तो इसका मतलब क्या, ऐसा कोई भाषा पहले भी था जिसको जो लुप्त हो गया है, जिसमें वो लिखा हुआ था। फिर हम इसमें ये स्टेज 3 था। स्टेज 4 में क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेस हम निकालते हैं इसमें, रिसर्च के हिस्टोरिकल रिसर्च के क्वेश्चंस निकालते हैं। फिर इसके हम ऐसे रेस्पॉन्सेस को हम लिखते हैं, और फिर इसका एक ग्रुप्स पूरा कंक्लूजन निकाल के इसको प्रेजेंट करते हैं। ये सारे स्टेजेस होते हैं इसके। एप्लीकेशन में क्या होती है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है वो एक पैटर्न जो कि जिससे हम दिखाते हैं कि पास्ट जो बहुत पहले किस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, इससे क्या होता है कि हमें क्या हेल्प मिलती है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, हम कहाँ से आए हैं, हमारे पहले क्या था, ये जानने में काफ़ी मदद करता है। इसके बाद हमारे अंडरस्टैंडिंग दिस कैन ऐड पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ वी एग्जामिन करंट इवेंट एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। अभी जो आई है वो इसको अभी जो जिस तरह के हम जहाँ पे है, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है, क्या वाकई में हमारा डेवलपमेंट अभी, जैसे हमें एक थ्योरी कहता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदर से हुए हैं, तो एक थ्योरी ये भी कहता है कि अच्छा बंदर से अगर हुए हैं तो ये फिर कैसे हुआ कि कुछ बंदर ही रह गए और हम लोग इंसान बन गए, हमारा अलग हो गया, तो ये कैसे हुआ। तो इस तरह की चीज़ें आपको इसमें खोज करने में मदद करती है। अनुप्रयोग आपको समझा दिया आपको। इवैल्यूएशन रिसर्च मेथड, इसमें हम जब शोध करते हैं तो हम सांख्यिकीय मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम मॉडर्न जो हमें जो जितना टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, कंप्यूटर के सब चीज़ें, सॉफ्टवेयर से लेकर के स्टैटिस्टिकल मेथड से लेकर के, ये सारे हम इसमें यूज़ करते हैं। और अभी जो हमें जो सांख्यिकी में ऐसे बहुत से हमारे पास फार्मूला होती है जिसके ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि हमने जो डेटा इकट्ठा करके जो रिजल्ट निकाला है वो कितने % तक ये सच में हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और कहाँ तक नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको मान लीजिए कि कोई अगर चुनाव होती है इलेक्शन के पहले, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। तो सर्वे करने के बाद
क्या इतने सारे चैनल तो सर्वे करती है, सबका रिजल्ट सेम आती है क्या? सबका सेम तो नहीं आती है। कोई बोलता है कि सीटों की संख्या में भी कम ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, इनके एक सीमाएं हैं, एक लिमिटेशन होती है। जिस मेथड से हम निकालते हैं उसके भी एक लिमिटेशन होती है। आप लोग पढ़े होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है इसमें। चाहे आपको पढ़ने भी है, यूनिट 5, 6, 7 में भी हमें मैथ्स के बहुत सी चीज़ पढ़नी है। तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें निकालने के तरीके होते हैं। उसके बाद हम एक आपका मेथड होती है, आपका प्रोसेस होती है, जिसके हम बताते हैं कि हमने जो निष्कर्ष निकाला है वो कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक उसको मान सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें, इसके लिए आजकल एक सॉफ्टवेयर ही आती है, सॉफ्टवेयर खुद ही बता देता है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने पड़ते, लेकिन उसको जानकारी होना चाहिए कि उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। बाकी इसमें जो है आपका हम क्वालिटेटिव और कभी कभी क्वांटिटेटिव का भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर इस तरह का कुछ मतलब हमें मिलता है तो उसका। क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिक का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्वांटिटेटिव चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्वांटिटेटिव के बिना हम सांख्यिकी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो क्वांटिटेटिव तो होती ही है, और कई चीज़ें इसमें क्वालिटेटिव के साथ इसमें जोड़ते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया उस सेक्शन का। अब रिसर्च प्रोसेस पढ़ेंगे, इसको ओवरव्यू देखेंगे। यहाँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले स्लाइड पे सारा क्लियर होगा सबको। हम रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू, इसमें वैरायटी ऑफ अप्रोच हम करते हैं, जिसमें अब कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या कोई चीज़ें घटना घटी है या आगे क्या हो सकता है, ये अपराध के क्षेत्र में हो सकता है या आने वाली जो घटनाओं के बारे में हो सकता है, आने वाली जो समस्याओं के बारे में हो सकता है। जैसे आगे फ्यूचर में हमें पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी उतनी भारी मात्रा में पानी की समस्या हुई नहीं है, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा अगर नहीं हुआ तो। अब हमारे पास दो समस्याएं हैं। यहाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको डिस्कशन के जरिए हम इसको समझते हैं। अगर आप कोई समझ को डेवलप करोगे तो आप क्वेश्चंस फटाफट निकाल लोगे जब हम क्वेश्चंस करते हैं। दो समस्याएं हैं, क्या दोनों समस्या आपस में हमें एक दूसरे के साथ अगर हम इसको मर्ज करें तो सॉल्व हो सकती है? हमारे देश में या बाकी देशों में भी ऐसी ये समस्या है, एक सूखे की समस्या, एक बाढ़ की समस्या। एक में क्या होती है, पानी कम हो जाती है तब हमें दिक्कत होती है, एक में पानी ज़्यादा हो जाती है तब हमें दिक्कत होती है। तो कैसे हल करें इसको? एक में क्या है, सूखे की समस्या मतलब पानी कम होने की समस्या, और दूसरे में क्या है, पानी ज़्यादा होने की समस्या। दोनों में क्या होती है, दोनों में हमें मतलब जान माल की बहुत हानि होती है, बहुत दिक्कतें होती है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? क्या इसके पहले कुछ किया गया था? अभी तो हमारे पास इतना सारा चीज़ है, पहले क्या कुछ किया गया था? आप में से कोई कह सकता है क्या इसके पहले क्या किया गया था? अगर आपको आप में से कोई कुछ बोलना चाहे तो। ये इन दोनों समस्या को हल करने के लिए इसके पहले क्या किया गया था नॉर्मली? मतलब पानी जब ज्यादा हो जाता है ना, तो बांध बना दिए जाते हैं, डैम बनाने लगे। ओके, ये हो गया पानी बढ़ने वाली बात। और कम हो गया तो कुएं खोदने लगे, बोरिंग है। डैम बनाने की टेक्नोलॉजी ना बहुत बाद में आई है। जब डैम बनाने का इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत पैसा बहुत कुछ लगता है, तो वो जब नहीं था, इसके अलावा एक कॉमन लेवल पे भी कुछ हम करते थे। और कोई जो इसको कह सके कि कैसे बहुत अच्छी, ये आपका जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप समझ जाओगे तो काफ़ी अच्छा आप चीज़ों को मतलब कनेक्ट कर जाओगे। ये आपने अच्छी कोशिश की, आपने बोला डैम में भी हम करते हैं, लेकिन डैम बनाने में क्या होती है कि एक तो हमें बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। और डैम बनाने में कई तरह के खतरे भी होते हैं कि डैम अगर मान लीजिए कि टूटता है तो पूरा उस एरिया का सबके सब पूरा फ्लड में सारे का सारा फ्लड आ जाएगा पूरा। तो और डैम बनाने एक लंबी प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि डैम हम अभी चाहेंगे तो मतलब बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन डैम बनाने और डैम का हम यूज़ भी करने होते हैं, क्योंकि हमें डैम बनाने का डैम का जो पानी है उसका हम इस्तेमाल हम बिजली बनाने में भी करते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं बना सकते, उसके अपना सीमाएं भी होती है। अगर ज़्यादा संख्या में बनाओगे
तो कल को अगर कभी भूकंप आ जाता है मान लो कहीं पे, तो वो भी आपको बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है अगर इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। अगर युद्ध की स्थिति होती है और अगर कोई हमला होता है तो भी एक बहुत बड़ी त्रासदी आ सकता है। लेकिन डैम बनाने का कंसेप्ट भी है, वो भी पहले मतलब ये भी गलत नहीं है। कोई कॉमन सोल्यूशन कोई बोलना चाहता है या मैसेज करना चाहता है? आप लोग मतलब जैसे अगर बोलो। कॉमन सॉल्यूशन मतलब आप ये पूछ रहे हैं क्या कि दोनों चीजों का एक ही सॉल्यूशन हो, एक ऐसा पानी कुछ कम घटना हो या घटे, ज्यादा हो? कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि दोनों के दोनों दोनों, एक में क्या होती है, एक में आपका पानी काफी कम हो जाती है, एक जगह पे पानी बहुत ज्यादा हो जाती है, कि गटर संतुलन पे हो जैसा, जाए। हाँ जी। गटर जैसा कुछ बनाना, हम्म गटर जैसा, गटर इन द सेंस कुछ ऐसे गड्ढे जैसा जिसमें से वो पानी आ जाए अगर ज्यादा होता है तो, हम्म और कहीं पे यूज हो जाए खेती में वगैरह जहाँ हम्म पे वो चाहिए। बहुत अच्छे, आपने काफी करीब चले गए आंसर के, लेकिन हमें पूरे आंसर अभी भी पाना बाकी है, लेकिन आपने काफी करीब गए, बहुत ही बढ़िया। मैं ऐसे चाहता हूँ कि आप लोग सोचोगे तो क्या होगा, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। अगर बाकी लोग भी बताए, आपने मतलब काफी करीब बताया आंसर को, काफी करीब बताया, बहुत अच्छे किया आपने। लेकिन मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि पहले क्या किया जाता था। पहले एक्चुअली था ये टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि हम नया कुछ बना रहे, पहले ऑलरेडी था ही था ये सब चीजें। अभी क्या वो कैसे नाला नाला होता, क्या था, पोखरा बनता था। पोखरा क्या होता था ना, कि इसे पॉन्ड कहते हैं जिसको, एक जैसे आप गड्ढा बोल रहे हो वो पॉन्ड है, मतलब गड्ढे शब्द का जगह पॉन्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक ही है। और बड़ी बात यह थी कि पहले के जो लोग थे, इतने भले ही उस समय इतने ज़्यादा मतलब बहुत टेक्निकल और चीज़ें नहीं था, लेकिन उनके खुद की बुद्धि इतनी प्रखर थी, तो इनको ये सब चीज़ों का उनका आइडिया पहले से था कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, आपस में नीचे से, जमीन के नीचे से जितने एक तो पोखरे बहुत बड़े बड़े होते थे। अभी भी आप अगर बनारस जाओगे या ऐसे जगह जाओगे, वहाँ पे पोखरा बहुत मिलती है, और वहाँ पे पूजा पाठ भी होती है और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे होती है, बहुत बड़ा बड़ा सा पोखरा होता है। और वो सारे पोखरे जो है, पॉन्ड जो है, जमीन के नीचे से आपस में जुड़े होते थे, जमीन के नीचे से, मतलब जैसे हम आपका पाइप बना के या किसी भी तरह से वो आपस में जोड़ देते थे। तो होता क्या था, और ये चेन बाय चेन बहुत दूर दूर तक जुड़े होते थे, काफ़ी दूर दूर तक। तो होता क्या था, जब बारिश हो गया तो कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो वो आपस में सबके सब जुड़े होते थे। जैसे कि अभी इस समय हमारे जो इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए वाजपेयी जी ने एक प्लान बनाया था कि सारे नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे जब जिसमें आपका भारी जब आपका मतलब बाढ़ की स्थिति आएगी तो सब आपस में जुड़े रहेंगे, तो बाढ़ नहीं आएगी और सूखे भी नहीं आएगा। इस तरह से उन्होंने कोशिश किया था। और पहले ये था कि जो पोखरे बना करके आपस में जोड़ दिए गए थे, तो सारे पोखरे का जो सारे पॉन्ड का जो वाटर लेवल है वो एक बराबर मतलब लेवल आते थे होता था। तो ना तो किसी को सूखे का समस्या था, ना किसी को बाढ़ की समस्या था। अभी एक आपका प्रोग्राम आया था सप्तम जयते में, उसमें एक सज्जन थे जिन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि सब गांव में सूखा पड़ रहा था, उनके गांव में भी ऐसे सूखा पड़ रहा था। तो उन्होंने इसी तरह से चीज़ों को स्टडी करके, अध्ययन करके उन्होंने इस तरह से बनाया कि जो बारिश का पानी है वो बह के न चली जाए और वहाँ पे स्टोर हो जाए, एक बड़ा अंडरग्राउंड टैंकर बना करके। और उनके पूरा गांव पूरा एकदम मतलब पानी में इतने ज़्यादा सफिशिएंट पानी था कि पूरे गांव एकदम हरियाली बन गया था पूरा। तो ये जो है हम देखते हैं, ये आपका ये उन्होंने भी क्या किया, शोध ही तो किया था, रिसर्च ही तो किया था। आप देखो, हम डैम बना रहे हैं, डैम से बहुत से फायदे भी है, लेकिन डैम बनाने से बहुत ज़्यादा अच्छा है ना कि ये इसमें आपको ये सब दिक्कतें नहीं आएगी, इतने सारा पैसा नहीं लगेगा, इतने सारे लोगों को हटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे डैम बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, और बहुत सी चीज़ें उसमें जो समय लगता है, पैसा लगता है, और जो चीज़ें होती है उसमें हम बच जाते हैं। तो ये आपका बताया आपको। ये जो मैंने सोचा कि अभी समस्या क्या है, आगे क्या हो सकता है, पानी जब फ्लड आता है तो कितने ज़्यादा पानी मिलता है, पानी आपका मतलब आपका हमें मिल जाती है, जिससे हमें पूरा, आप देखते हो अभी भी देश में कई जगह पे कितना बाढ़ की स्थिति क्या कितनी गंभीर बनी हुई है। तो जब बाढ़ आती है तो क्या कितने अमाउंट ऑफ पानी आपका एक्सेस आती है, सूखा होता है तो कितने अमाउंट ऑफ पानी कम हो जाता है। अगर इसको हम अगर जोड़ेंगे तो क्या क्या करना है,
इसको जोड़ने पे कितने अमाउंट है पानी आपका बैलेंस हो जाएगा। ये सब जो है बेसिक शोध बताता है, वो कोई कारण कारण मतलब उसका एक्सप्लेन नहीं करता, खाली आपको बताता है ऐसा ऐसा है, खाली आपको डेटा दे देगा। इन डेटा का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, हम अप्लाइड शोध में हम इसको यूज़ करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बाढ़ और सूखे का, ऐसे बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, उसको हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ अगर हम आप ऐसा कोई सोचते हैं, जो लोग पीएचडी करने के सोच रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या आपका जो CO2 का जो इतना जो ज़्यादा जो मतलब उत्सर्जन हो रही है, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि CO2 हमारे अभी क्या हुआ, अगर ये आप कर देते हो तो अगर सारे नदियों को आपस में जोड़ते हैं तो बाढ़ भी हमारे फायदेमंद है और सूखा भी फायदेमंद है, क्योंकि बाढ़ अगर है तो पानी ज़्यादा आएगा और सूखा अगर आएगा तो ज़्यादा पानी का क्या होगा, एवरेज वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह से जो 2 समस्या 3 समस्या अगर ऐसे होती है जो आपका, और अप्लाइड रिसर्च इसलिए है क्योंकि ये ग्लोबल, ये बहुत पूरे आपका समुदाय के लिए है और किसी एक के लिए नहीं है। अप्लाइड रिसर्च इसलिए भी है क्योंकि ये आपका एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। अप्लाइड रिसर्च इसलिए भी है क्योंकि इसमें पहले से स्थापित कोई सिद्धांत या प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, तो इसलिए अप्लाइड भी है। और अभी आपने समझ गया कि हम कैसे करते हैं रिसर्च, समस्या का समाधान चयन कैसे करते हैं। अगर जो लोग शोध करने के लिए सोच रहे हैं, अगर ऐसे कोई टॉपिक ले लेंगे जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, कि दोनों चीज़ें संतुलित हो जाए, तो क्या होगा, आपका रिसर्च बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि पूरा दुनिया इस समय इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो ये अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा क्या? अप्लाइड पहले हमारा बेसिक होगा, बेसिक से हम डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर उसको हम उस डेटा को हम अप्लाइड रिसर्च में हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर और बाकी हम कर सकते हैं जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगा। ये नहीं बता रहा कि यही फाइनल है, लेकिन बेसिक क्या करेगा, आपको आंकड़ा दे देगा, डेटा दे देगा, वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, व्याख्या नहीं करेगा, कारण नहीं बताएगा, खाली आपका आंकड़ा दे देगा कि भाई देखो ऐसा इस तरह से अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, ऐसे अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कहीं पे सूखा कहीं पे बाढ़ होगा, ऐसे इतने लोगों को पानी का दिक्कत हो सकती है, इतने लोग आपका पानी से अपना मतलब जान माल का हानि हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको बता देगा डेटा। आप उसको आप अप्लाइड में जा करके खोजोगे कि हम कैसे उसका समाधान करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग बाकी शोध आपको उसमें कर सकते हैं आगे जाके, जब आपको सारा स्टडी मिल जाएगा कि हम कैसे करें, क्या 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 करना चाहिए। बाकी आप उसके बाद कहीं पे अगर एक्सपेरिमेंटल या कहीं पे अगर आपका किसी और तरह का शोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बाद आप इसका डिसीजन लेते हो। ये आप लोगों के लिए एक मतलब काफ़ी मोटिवेशनल एग्जाम्पल भी है, क्योंकि आप में से जो लोग रिसर्च करने के लिए सच में चाहते हैं वो ऐसे चीज़ों पे टॉपिक को चुनाव करें। जैसे बोला कि ग्लोबल वार्मिंग, तो 2 तरह से, एक आपका CO2 का बढ़ने से और बाकी जितने सब चीज़ें हो रही है, क्या दोनों का हम ऐसा कुछ मैनेज कर सकते हैं जिससे हमें दोनों चीज़ हमारे फ़ायदे में हो जाए। अगर आप ऐसे किसी चीज़ को ढूंढ पाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा, इंडिया का, देश का नाम रोशन होगा। और अगर आपके शोध के ज़रिए अगर कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ एप्लीकेशन डेवलप होता है जिससे इन समस्या का समाधान मिल सके, तो आपको उसका पेटेंट बना सकते हो, रॉयल्टी मिलती है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल इकोनॉमिकल के लिए तो आपको बहुत फ़ायदा होता ही है, और हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इसलिए रिसर्च करने से पहले बहुत ज़्यादा इस बात के हम ध्यान देते हैं कि रिसर्च की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसके बाद आप जब काम करोगे उसमें आपको, अगर मान लीजिएगा आपने कोई ऐसे शोध कर लिया जिसका शोध तो अच्छा हुआ लेकिन ज़्यादा कुछ इसका मतलब वो नहीं है, काम नहीं है, मतलब समाज को वजह ज़्यादा फायदा नहीं है, तो क्या होगा, उसका आपका डिमांड नहीं हो जाएगा, डिमांड नहीं होगा। जैसे हमने उस दिन बताया था ना कि पानी के अंदर आपका नेटवर्क के लिए उन्होंने तो किया तो था, अच्छी बात है उन्होंने किया था, लेकिन उसका डिमांड नहीं है, काम नहीं है, पानी के अंदर जाकर किसी को बात करना नहीं होता है। तो लेकिन अगर वही चीज़ अगर ऐसा कुछ होता जो बहुत सबके लिए फ़ायदे का भी बात होता, तो वो उनका प्रोडक्ट क्या होता, सेल हो जाता, उनका इकोनॉमिकली के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। इस तरह से हमें शोध समस्याओं को लेते समय हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। तो रिसर्च प्रोसेस का हमने एक ओवरव्यू दिया, ऐसे एग्जाम्पल तमाम बहुत बन सकते हैं। एक्चुअली रिसर्च आपका जो टॉपिक इतनी ज़्यादा बड़ी है ना कि इसमें हम तो बहुत मतलब खाली उतना कर रहे हैं जितना कि हमें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है। ये खुद ही जो है
6 मंथ का जब आप रिसर्च में जाते हो, पीएचडी में जाते हो, तो पहले आपका 4-6 महीने खाली इसी को पढ़ाते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल में, बहुत कुछ इसमें है। अब ऐसा करने जाएंगे तो हमारा तो बहुत सा यूनिट हमें ख़त्म करनी है, हम खाली उतना कर रहे हैं जितना हमें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। लेकिन आप लोग इसको करो और जितना अच्छे से समझोगे इसको, एक होती है रट्टा मारना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ अगर आप चाहे तो करो ठीक है, लेकिन आप पहले अपने हैंडराइटिंग नोट्स बनाओ, वो सबसे ज़्यादा काम देता है। पीडीएफ का इस्तेमाल खाली नोट्स बनाने के लिए करो। हम पीडीएफ से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आपका हाथ का लिखा हुआ ही सारा आपका काम में आता है। ये मेरा खुद का भी अनुभव है और मेरा मतलब हर जगह से मैं ये आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपका हाथ का लिखा हैंडराइटिंग जो नोट्स होगा सबसे अच्छा होगा। उस नोट्स को बनाने के लिए आप पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हो। पीडीएफ को पढ़ने के लिए इस्तेमाल ना करो तो ज़्यादा, पढ़ने के लिए भी कर सकते हो लेकिन लिखने के बाद करना, अपना लिखने का जो प्रैक्टिस है उसको मेंटेन रखना। उसके बाद आप पीडीएफ से पढ़ो और पीडीएफ को आपका मतलब अपने फ़ायदा के लिए करो, ठीक है, लेकिन खाली पीडीएफ पे डिपेंड मत रहो। फिर 8 स्टेज आपका रिसर्च प्रोसेस का, इसमें हमारा जो हम ये जो 2-3 अभी हम पढ़ेंगे, 2-3 स्लाइड पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर से हम क्वेश्चंस पे जाएंगे जो हमें पिछले जो क्वेश्चन हम छोड़े हुए हैं, जिसमें अभी और जो क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन है अभी तक जो पूछे गए हैं, इसमें आपको सब चीज़ें काम आएंगे। पहले क्या है, आपका एक प्रॉब्लम का आप आइडेंटिफाई करोगे, समस्या क्या है उसको आप आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद उस समस्या के ऊपर कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आप लिटरेचर को रिव्यू करोगे। उसके बाद उसके कि ऐसा तो नहीं कि आप जो काम करना जा रहे हो वो पहले से हो चुका है, तो गैप ढूंढोगे कहाँ तक नहीं हुआ है। हाँ, अगर किसी को ये ढूंढना है कि जिसने ये अगर काम किया गया है मुझे उसको रिपीट करके देखना है कि वो होता है कि नहीं होता है, तो वो अलग बात है, वो कर सकता है। लेकिन अगर आप नया कुछ खोजने जा रहे हो तो आपको देखना होगा कि कितना कम हो चुका है और कितना गैप है, मतलब कितना नहीं हुआ है। फिर आप क्या करते हो, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, जैसे अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमने बनाया, मैंने एग्जाम्पल दिया बहुत सारी चीज़ें, इसके मुख्य लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव और इसका हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, मतलब आपका जब हम रिसर्च करेंगे इसमें, इसके लिए हमें हाइपोथेसिस हमें डेवलप करनी पड़ती है। और हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही है कि गलत है। उसके बाद उसको डिसाइड होता है वो। उसके बाद हम रिसर्च आपका डिज़ाइन, हम इसको चूज़ करते हैं कि रिसर्च का डिज़ाइन क्या होगा। अभी बताया अभी आपको मैंने कि अगर कहीं पे कोई अपराध हुआ है तो अपराध का जो मतलब सत्यता जानने के लिए उसके जो आपका शोध का जो डिज़ाइन होगा, और अगर इतिहास के बारे में कोई शोध करने होंगे उसका डिज़ाइन अलग होगा। तो जो आपकी समस्या है उसके अकॉर्डिंग हमें रिसर्च डिज़ाइन हम तैयार करते हैं। और ये सब काम जब करोगे रियल लाइफ में, जब करोगे तो आपके साथ गाइड होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, इन सब चीज़ों आपको हेल्प करते हैं। फिर आपका क्या होती है, डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल डिज़ाइन। जो एक सैंपल आपने लिया तो जैसे सैंपल मतलब क्या, डेटा आप जो सैम्पलिंग कहाँ से करते हो, जैसे अगर आपको चुनाव के पहले ये पता करना हो कि किस पार्टी को आपका कितना वोट मिल सकती है, तो सैंपल डिज़ाइन करते हो आप। उसके अलग अलग तरीके होते हैं कैसे करोगे, क्योंकि अगर एक ही जगह से सारा सैंपल ले लोगे तो हो सकता है कि किसी एक जगह के लोग किसी एक पार्टी के ऊपर ज़्यादा, हम कहते हैं ना कि अगर आप बनारस जाओगे तो इस जगह के लोग इस पार्टी को ज़्यादा मतलब के प्रति ज़्यादा उनके लिए सोचते हैं, मतलब फेवरेबल है। तो अगर सारा डेटा अगर उसी से ले लेंगे तो हमारा तो मतलब वो जो डेटा आएगा एक तरफा आएगा। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह से हम सैंपल इकट्ठा करते हैं और उसके एक तरीके होते हैं, उसको हम देख के फिर हमें, ताकि मुझे एक एग्जैक्टली हमें मिल जाए। फिर हम डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं कि डेटा हमने जो निकाला है उसको एनालाइजिंग करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, सांख्यिकी मतलब। और उसके बाद जितने भी हमारे पास टूल्स होती है, आजकल बहुत अच्छे टूल्स आ गए हैं जिसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, डायरेक्टली आपका मतलब मिल जाती है सॉफ्टवेयर। अगर ऐसे चीज़ें आ गई है तो उसको हम एनालिसिस करते हैं। और जो मॉडर्न जो आपका जो एक क्या कहते हैं इसको, कि मतलब एक आपका पैरामीटर बनाया गया है कि जैसे मान लो हम बोलते हैं कि +1 से -1 के बीच में अगर कुछ रहेगा, अभी मैंने बताया कि आपका जो सहसंबंध होती है, कोरिलेशन होती है, 0 और होगा। अगर 0 निकलता है कैलकुलेशन में, मतलब किसी का कोई संबंध नहीं है।
आपके घर में सोना और यूएस में किसी का वॉलीबॉल खेलना, किसी को इसका कोई संबंध नहीं है। तो मैथमेटिकली अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 0 निकलती है। और अगर किसी जगह पे अगर 1 निकलती है तो मतलब क्या, परफेक्टली आपका पॉजिटिव जो बताया मैंने। और अगर -1 निकलती है तो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव हो जाएगा। और बीच में अगर होता है तो कुछ केस में आपका होगा, कुछ में नहीं होगा। जैसे बोलते हैं कि सारे जो स्मोकर होते हैं उनको कैंसर नहीं होता है, लेकिन सारे कैंसर वाले स्मोकर को ये भी ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर बोलते हैं कि आपका मतलब 0.8 है, मतलब हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अगर 0 से 1 के बीच में अगर है, मतलब 0.8 अगर निकलती है, प्लस में निकलती है कोरिलेशन, इसको कहते हैं कॉफिशिएंट हम निकालते हैं कोरिलेशन निकालने के लिए। तो अगर वो वैल्यू निकलती है 0.8 निकलती है, मतलब क्या है कि मैक्सिमम लोगों को जो कैंसर या टीबी के पेशेंट है वो क्या है, स्मोकर है। तो अगर आपका 0.9 निकलती है तो और ज़्यादा करीब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि अगर कोई स्मोक करता है तो उसको इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है। और अगर 1 निकलती है तो होगा ही होगा, मतलब पूरा आपका है। तो 1 नहीं निकलती, 0 और 1 के बीच में लाइक करता है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। करने के बाद क्या होता है, हम उसका रिपोर्ट को हम लिखते हैं कि हमने जो किया उसका एक तरीका होता है रिपोर्ट राइटिंग का। वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, इसलिए यूनिट बहुत बड़ी है। इन 8 को हमें डिटेल में पढ़नी है। तभी हमने नाम बताया और 8 स्टेज बताया हमने। इसमें कोई डाउट हो, मोटा मोटी 8 स्टेज ही होती है, लेकिन किसी किसी बुक में थोड़ा सा कम ज़्यादा करते हैं, लेकिन नॉर्मली आपका इतनी ही होती है। लेकिन किसी बुक्स अगर अलग अलग बुक में थोड़ी सी संख्या इसके मतलब उसको ब्रेक कर देते हैं तो कहीं कहीं पे कुछ कम ज़्यादा होती है, लेकिन मोटा मोटी आपका स्ट्रक्चर यही होती है। अनुसंधान के 8 चरण हिंदी में इसको जिनको नोट करेंगे, अगर जिसको हिंदी में करनी है। समस्या के पहले पहचान करते हैं, फिर जो लिटरेचर यानी जो साहित्य का मतलब उससे संबंधित जो किताबें होती हैं उसके बुक्स का हम या उसका संबंध में जो चीज़ें अवेलेबल है उसका हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम एक प्रश्न करते हैं, जैसे हमें अभी बताया आपको मैंने कि बाढ़ आने से क्या क्या दिक्कत आती है, आप कैसे कैसे मतलब पानी का, अब जब बाढ़ आएगा, जब आप सूक्ष्म कैलकुलेशन करोगे तो पानी का, या जब तूफान आता है तब क्या होता है, या बाढ़ जब आता है तब क्या होता है। इसी के आधार पे आप सोचो कि अगर आपने एक ऐसा कुछ डिज़ाइन किया, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, आपका समुद्र में लहरें आती है और आप जानते हो, थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ें बताने के लिए मैथ्स के थोड़ा ज़रूरत पड़ ही जाती है, मैथ साइंस की। ये मान लीजिए समुद्र है, समुद्र शांत है, अभी कुछ नहीं कर रहा है, बहुत एक शांत बच्चे की तरह समुद्र है। अभी समुद्र में ऐसा कुछ हलचल हो गया कि इसमें लहरें उठने लगे, तो लहरें कुछ ऐसे ऐसे जा रही है, कभी तो बहुत ज़्यादा होती है। अब आप ये यहाँ जब पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इस जगह पे मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ऐसे, तो जब पानी मान लीजिए आपका एम है, एन है, पी है और क्यू है, तो जिस समय पानी आपका एम पॉइंट से ए पॉइंट तक गया, ऊपर गया, इसको आप एच मान लो, हाइट इसका, तो क्या हुआ साइंस के हिसाब से, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब जब नीचे आता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपका उसके जो पानी के लहर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कैरी करके नीचे लाता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एनर्जी का क्या कंजर्व होती है, एक दूसरे के हम रूपांतरण कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा कुछ डिवाइस इसमें लगा दूं जब ये पानी के लहर के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो पानी का जो मॉलिक्यूल में जो क्या है, U इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं इसको होता है mgh होता है फॉर्मूला। h क्या हाइट है, m क्या मास है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, और h क्या हाइट है। हाइट जितना ज़्यादा होगा उसके पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगा। तो होगा कैसे, अगर हम ऐसा कोई डिवाइस लगा देते हैं जो समुद्र के लहर के साथ ही ऐसे ऊपर नीचे करता रहेगा, तो क्या होगा पता है, ये पोटेंशियल एनर्जी से वो डिवाइस चार्ज हो जाएगा, और वो चार्ज केमिकल ये एनर्जी
आपका केमिकल एनर्जी में जॉइन मिक्सअप होकर के ये एक स्टोर हो जाएगा, फिर बाद में उसका आप ले करके उससे आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आप नॉर्मली चार्ज करके करते हो। हाँ, कुछ कुछ बोल रहा है कुछ? नहीं, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना। हाँ, केमिकल में फिर आप किसी भी एनर्जी से आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि अभी तक अगर थोड़ी सी अगर साइंस की बात कर लेंगे तो अभी हम 5 तरह की एनर्जी को जो हम बात करते हैं, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो हम बहुत टेक्निकल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जा सकते हैं बहुत टेक्निकल चीज़ों में इसमें, लेकिन सब लोगों को शायद इससे फैमिलियर नहीं होंगे। तो ये क्या होती है, ये शोध हुई है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी हो चुकी है शोध, और इस पर काम चल रही है। यहाँ तक कि अगर मान लो कि कुछ कंट्री इस पर इस तरह से काम कर रहा है कि अगर मान लो कल को अगर कभी वॉर होती है और अगर सैटेलाइट अगर आपका डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो अगर समुद्र में हम ऐसे ऐसे अगर छोड़ देंगे इस तरह से, बहुत छोटे छोटे आपका डिवाइस होती है जिसका पकड़ में नहीं आता, तो वो चार्ज हो करके आपको इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस कर सकता है। ये जो शोध है क्या करता है, आपको जो समुद्र की जो समस्या इतने जो आपका जो जब तूफान आता है, लहर आता है, उसको हम अपने ज़िंदगी में, इसे फ्री फंड का है कुछ नहीं, आप डिवाइस बनाओ, छोड़ दो उसमें, वो अपने आप ऊपर नीचे होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा, फिर आप इसको कलेक्ट कर लो। जैसे आप मछली को पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ के उसी तरह से आप इसको कलेक्ट कर लो, या और किसी मेथड से इसको इकट्ठा कर लो। तो ये आपका क्या है, कैसे कर पाए आप, जब आपने ऐसे रिसर्च टॉपिक को आपने डेवलप किया, ऐसा कोई सवाल डेवलप किया, ये समस्या को आपने पार चुना, और अगर ये हो जाता है बल्क मात्रा में, और अगर आपके पास ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनता है कि आप जाओ इस तरह के आपको चार्ज किया हुआ डिवाइस मिल जाएगा, जिससे आपको जो है 100 यूनिट एनर्जी मिल जाएगा, आपको बिजली मिल जाएगा। आप सोचो कितना फ़ायदा होगा। अगर आपने ऐसा एप्लीकेशन बनाया तो फिर वो आपके नाम से तो चलेगा ही, देश का तो नाम आपका रोशन होगा ही, फ्री फंड का आपको कितने ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, क्योंकि आप पेटेंट कर सकते हैं। ये सब हम करते हैं शोध समस्या में। हम एक एग्जाम्पल दिया आपको कि हम कैसे परिकल्पना करते हैं। अगर आपने सही परिकल्पना कर लिया ना, तो आप पैसे को तो जितने मत ही करो, मतलब वो आपको फिर जो रॉयल्टी आती रहेगी आपको, वो फिर आगे का जितने जनरेशन है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी ज़्यादा रॉयल्टी आगे अगर सही आपने चुनाव कर लिया तो। फिर हम क्या करते हैं, अध्ययन का डिज़ाइन करते हैं, जो हम इंग्लिश में जो बता चुके थे। फिर उनके सैंपल को लेके हम डिसीजन लेते हैं कि ये हम जो हमने सोचा वो ऐसा है कि नहीं है। डेटा इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर जो हमने पाया उसका रिपोर्ट लिख देते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बताइए। किसी को कोई डाउट है? हम इसको, ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत इसको मैं बोल दूंगा, इसका आप याद रखना। पहले क्या होती है, हम समस्या का चुनाव करते हैं, यही सब चीज़ें आपको जो है हेल्प करता है जब आप क्वेश्चंस करोगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रिव्यूइंग द लिटरेचर, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, चूजिंग द स्टडी डिजाइन, deciding on the sample design, data collecting, procedure and data analysis, फिर क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। ये सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है? ओके, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। मनीता जी आप बताएंगे कि हमें जो 8 चरण को क्या होता है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मनीता योगा केयर। हाँ जी बोलिए। 8 बताइए, 8 क्या होती है, एक्सप्लेन कर दीजिए क्या होती है। सर सबसे पहले तो हम इसमें आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हम ना पहले देखेंगे कि समस्या क्या है, कि हमने रिसर्च करनी क्यों है, क्या समस्या हम फेस कर रहे हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग। अगर हम योग के फील्ड में हैं तो हम योग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखेंगे। फिर उसके बाद सर हम इसका आएगा रिव्यू लिटरेचर, कि मतलब हम ये देखेंगे कि पहले इस पे कितना रिसर्च हो चुकी है सर, कहाँ से हम, जैसे कि कुछ जगह से हम सर्च करेंगे, जैसे हम ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, या कुछ जो पब्लिशर्स होते हैं जिन्होंने पब्लिश कर रखा है वहां से देख सकते हैं, हम लाइब्रेरी वगैरह से। बहुत अच्छे हाँ, ठीक है, आप समझ गया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। मैं सवाल ये देखना था, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया। मीना, हाँ जी आपने बिल्कुल सही बताया।
हाँ। ओके सर, ओके। मीना जी आप बताएं मुझे, सातवां बताइए, सातवां क्या होता है? प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। हाँ मतलब जो भी हमको फिगर्स मिले हैं या जो भी हमने रिसर्च किया उसका जो इंफॉर्मेशन मिला है उसको प्रोसेस करना है यहाँ पे, और एनालाइज करना है कि क्या करने योग्य है, आगे की एक्शन प्लानिंग के लिए ये एनालाइज करना है डेटा को। ठीक है। मीना जी ये बताइए कि हम जब शोध करते हैं हमारा सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या होती है? सबसे मतलब एक एक चैलेंज एक आपको पूछा जाएगा कि आपके सामने आपको सब कुछ देखना है, एक समाज के लिए कुछ नया चीज़ भी करनी है, अपने जिज्ञासा भी पूरी करनी है और इसमें अर्निंग भी करनी है, सब कुछ करनी है। तो आप सबसे पहले सबसे अहम चीज़ क्या है इसमें बोलो? आपका आर्ट स्टेज में इसमें है, आर्ट में से सबसे अहम चीज़ क्या होगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगा? समाज के लिए जो हेल्पफुल ज्यादा रहेगा वही तो इम्पोर्टेंट रहेगा मतलब ना। सब कुछ मिला के, समाज के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, सब कुछ मिला करके आपको मतलब बेस्ट चीज करनी है। तो इनमें से जो हमने दिखाने हैं इसमें से सबसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है जो हमने आर्ट जो दिखा रहे हैं? सेटिंग रिसर्च पहला वाला क्वेश्चंस सर। एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग रिसर्च, ओके ठीक है। मैं जिसका पूछूँ वही बता, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत को आता है और हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा कोशिश किया मीना जी, थैंक यू सो मच। मैं बात करूँगा संजय खुराना जी, आप मेरे साथ हैं, आप प्लीज़ बताएं। यही क्वेश्चन था जो हमने अभी समझाया, अब मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा, आप अपने माइंड को से सोच के बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। सर समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ना? नहीं, हम जैसे बोले कि नहीं, आपके सामने सब कुछ है, समाज के लिए, खुद के लिए है। आप देखो रिसर्च होता है तो सबके लिए फायदा होता ही है। कोई चीज जब समाज के लिए फायदा होगा तभी आपके लिए, हमारे लिए भी फायदा होगा। सब कुछ मिलाकर के आपको बेस्ट रिसर्च करनी है। तो आप इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, जब 8 हमने पॉइंट गिनाए हैं इनमें से? आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर लास्ट वाला राइटिंग रिपोर्ट। राइटिंग द रिपोर्ट, राइटिंग द रिपोर्ट, ओके। मुझे शायद राइटिंग द रिपोर्ट भी लग रहा है, क्योंकि जब तक अगर हमने बेस्ट रिसर्च कर ली, उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं किया, तो वो समाज के उतने वो लोग उसको नहीं, वो ठीक है, ठीक से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो उसको ठीक है। ये 2 पॉइंट फर्स्ट और लास्ट वाला हमें लग रहे हैं। आपको अगर एक चुनना होगा, आप किसको चुनेंगे? राइटिंग रिपोर्ट। राइटिंग द रिपोर्ट। ओके, अब मैं बताता हूँ। हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ने जो कोशिश किया वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप खुद बताओ कि क्या है, क्या सही है, क्या इसका आप खुद निकाल लोगे। हमें थोड़े से अलग सब्जेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट मतलब साइंस में जाएंगे। हम सब 10th 11th तक पढ़ चुके हैं साइंस, सब लोग। तो वहाँ पे हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके थे, जॉन मेंडल के नाम से, जिसमें हम पढ़ते थे कि कोई प्लांट में उन्होंने काम किए थे कि रेशियो निकाले थे कि कितने जनरेशन के बाद कोई प्लांट आपका छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, किस तरह से हम भी देखते भी है कि हम अभी हमारा हाइट छोटी होती जा रही है। इस इन सब को उन्होंने काम किया था। जॉन मेंडल ने जब काम किए थे, एक्चुअली वो एक पादरी थे, मतलब हमारे यहाँ जो ब्राह्मण मतलब पुरोहित होते थे, धर्मगुरु थे, ऐसे थे। जिस समय उन्होंने इस पर काम किए थे उस समय उनके काम को ज़्यादा किसी ने वो नहीं किया था, मतलब नोटिस नहीं किया था। उनके काम को उनके मृत्यु के करीब 10 साल बाद जो है ज़्यादा फेमस मिला, बस बहुत ज़्यादा मतलब लोग समझे। और आज जितने भी हम देखते हैं कि जितने हम जो एग्रीकल्चर का जो आपका जो क्रांति आई है, आप क्या समझते हो कि जो हमें खाना मिल रही है वो कैसे मिल रही है? नेचुरल से अगर हम खेती करेंगे तो शायद उतना खाना हम नहीं मिल पाएगा कि हम सबको 150 करोड़ लोगों की हम पेट भी भर सके, और इतना खाना हमारे पास स्टोर भी हो, हम दूसरे को भी दे सके। हम 1 साल 1.5 साल 2 साल का खाना हमारे पास मतलब पहले से रिजर्व भी हो। इसको हम हाइब्रिड करते हैं, बहुत तरह के टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। वो उसके हम करते हैं कि छोटे जगह पे बहुत मतलब बड़ी मात्रा में हमारे फसल उग जाती है। अगर कृषि विज्ञान की तरफ आप जाओगे तो उसमें मिलेगा।
अब बताओ उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो रिपोर्ट राइटिंग कर ही नहीं पाए थे ठीक से, तो क्या उनका शोध हमें नहीं मिला? तो ऑप्शन क्या होगा, 1 करेक्ट होगा। एक शोध समस्या का आप कैसे समाधान शुरू करते हैं, उन्होंने उसको प्रॉब्लम को उन्होंने ढूंढा था जिसको शायद उस समय किसी ने ज़्यादा नहीं सोचा था, और वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आपके रेलेवेंट था कि उनके मृत्यु के इतने समय बाद भी लोगों को समझ आया। लेकिन अगर वही चीज़ आप उसका उल्टा देखो, हमारे सामने से बहुत सारे विज्ञापन आता है कि ये कर लो, डॉक्टरों का आपका स्पेसिफाइड है, ऐसा आपका जो अगर टूथपेस्ट करते हो तो आपको दांतों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, या फिर इस तेल का इस्तेमाल कर लो, आपका हार्ट ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। लोग कर ही तो रहे हैं। आप जब रिपोर्ट राइटिंग बोल रहे हो तो रिपोर्ट तो सब मतलब आपका विज्ञान का सहारा लेके बहुत से जिस किया जा रहा है, तो क्या वाकई में वो काम करता है क्या? रिपोर्ट राइटिंग तभी होगा जब एक सही समस्या होगा, और सही समस्या का जब हम इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से होगा उसके बाद। अगर ऐसा नहीं भी होता है, अगर रिपोर्ट राइटिंग नहीं होता है तो क्या होगा, लोग थोड़ा देर से समझेंगे, लेकिन समझेंगे ज़रूर। लेकिन अगर समस्या ही गलत, मतलब आपका समस्या का उसका चयन ही गलत होता है, तो आप अगर हम इसका रिपोर्ट राइटिंग कर भी देते हैं बहुत अच्छे तरह से, तो ज़्यादा दिन तक वो नहीं होता, मतलब वो समझ आ जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल दिया अभी आपको कि ऐसा कोई जिस तरह से दावा किया जाता है कि ऐसे कोई पेस्ट या ऐसा कोई प्रोडक्ट जिससे आपको बहुत अच्छे से आपके चेंजेस आ जाएगा, इस तरह के कोई ऐसा मिलता नहीं है। भले आप उसको बायसिंग करके आप इस तरह से आप रिपोर्ट अगर बना भी देते हो तो चलती नहीं है। ऐसा कई चीज़ें हो भी सकती है, सच भी हो सकता है कहीं कहीं पे, और हर जगह सच हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स। अभी हमने इतने सारे बात किया था ना कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास मतलब कि सूखे का समस्या, हमारे पास बाढ़ की समस्या, हम लोग कर क्या रहे थे, हम प्रॉब्लम को ही तो आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो हम सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक सही शोध समस्या का चयन करना। होप कि सबको क्लियर होगा। किसी को डाउट है कोई? आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप चैनल पे इसके कमेंट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम इसका पूरा आंसर देंगे। और आज के लिए इतना हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।